अतीक और अशरफ की जिस तरीके से जो गोली मार के हत्या हुई, उसके बाद जो सनसनी फैली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगातार निगाहें लगी हुई थी कि वो कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सैकड़ों दंगे होते थे, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में अब माफिया डरा नहीं सकते, वो खुद डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हुई थी, उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ चुप्पी बनाए हुए थे। उन्होंने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। लखनऊ में एक टेक्सटाइल पार्क के लिए उन्होंने एक MOU साइन किया। उसके लिए उस मौके पर उन्होंने अपने जो अभिभाषण था उसमें ये बात की। उन्होंने यही कहा कि अब पहले माफिया यहाँ पर चलती थी, लोग दौड़ाते धमकाते थे, माफिया जेल से सक्रिय रहते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, माफिया ख़त्म हो गई है, कोई डर के नहीं रहता, यहाँ डर का माहौल नहीं है। ये बातें पहले ही बोलते आए, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस की कस्टडी में हत्या हो गई, उसको लेकर के लग रहा था कि कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने वापस से यही कहा कि यहाँ पर कानून का राज है। तो इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ जब असद का इनकाउंटर हुआ था तो उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया था, सिर्फ एक ट्वीट किया था और अपने जो STF की टीम है उनको शुभकामनाएं दी थी। तो योगी आदित्यनाथ लगातार चुप थे। उससे पहले उन्होंने आखिरी बार इस पूरे मामले पर असेंबली में ही बोला था, जब अखिलेश यादव ने उनसे सवाल पूछे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा उन सारे माफियाओं को। तो वो बयान काफ़ी वायरल भी रहा, काफ़ी चलता भी रहा। और अब जब अतीक अहमद अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई, तब भी योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पर किसी को कोई डरकर नहीं रह रहा है। ऐसे में जब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में जब हमलावर आकर के हत्या कर दे रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक से हत्या को अंजाम दे गए, ऐसे में जब मुख्यमंत्री ये बात बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के तेवर जो है तल्ख हैं। उन्होंने संदेश इस बयान के जरिए यही दिया है कि उनके तेवर में कोई कमी नहीं आएगी। वो बहुत अग्रेसिव उनका जो तरीका लहजा रहा है जब कानून व्यवस्था की बात आती है, तो उसी अग्रेसिव लहजे में ही, उसी अग्रेसिव तरीके से उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। तो एक कड़ा संदेश भी देना चाह रहे हैं। जो क्रिटिसिज्म उनका हो रहा है इस पूरे हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। यहाँ तक कि दानिश अली जैसे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जो सांसद है बसपा के, उन्होंने ये बात बयान दिया। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ आज जब एक कार्यक्रम के मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वापस से कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी पीठ थपथपाई है उत्तर प्रदेश सरकार में। पहले सपा को कटघरे में खड़ा किया, उसके बाद बताया कि यहाँ पर माफिया सारे खत्म हो चुके हैं। तो इस बात पे चर्चा हो सकती है, लेकिन संदेश यही है योगी आदित्यनाथ के साथ कि वो बिल्कुल इस घटना के बाद भी अपने तेवर कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, तल्ख हैं और अग्रेसिव नजर आना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है। तो अपनी सरकार के कानून व्यवस्था की योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपनी पीठ थपथपाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का काम बताते हुए कि बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन आपको इस पर चर्चा से पहले
उन्होंने क्या कहा, उस पर कितना विपक्ष के हमलावर हैं, क्या तेवर हैं। उससे पहले जरा अतीक और अशरफ के हत्यारों से जो पुलिस की पूछताछ हुई है उसमें क्या क्या चीजें सामने निकल के आई हैं वो जरा आपको बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इन तीनों ने बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई से काफी प्रभावित थे ये तीनों। इन सबसे खतरनाक अपराधी जो है, जो सरगना इनका पूरा गैंग का जो मास्टरमाइंड नजर आ रहा है वो है सनी सिंह। उस पर कई मामले पहले से ही दर्ज है। इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग जो है वो सनी सिंह ने ही की है। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त बता रहे हैं कि क्या क्या निकलकर सामने आया है जांच में अभी तक इन तीनों हत्यारों की पूछताछ से। अतीक अहमद और अशरफ अहमद के शूट आउट के 2 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं और अब भी जो तमाम सवाल हैं उनमें से पर्दा उठ रहा है। एक बड़ी चीज़ अभी तक निकल करके सामने आई है। रविवार को यूपी पुलिस ने पूछताछ की है, उसमें हमें एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया है यूपी पुलिस में कि ये तीनों जो थे उसमें से एक जो सनी सिंह है वो किंगपिन है। सनी सिंह पर लगभग 14 मुकदमे और सनी सिंह प्रभावित था लॉरेंस बिश्नोई। हम सब जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है जो पंजाब की जेल में, और लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से हत्या कराई थी सिद्धू मूसेवाला की, जो कि प्रसिद्ध गायक। सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई देश का नंबर 1 गैंगस्टर बन गया और इसने टीवी पर इंटरव्यू देखा सनी सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई ने एक चैनल को जेल से इंटरव्यू दिया था, उसमें तमाम बातें कहीं। वहाँ से प्रभावित हो गया सनी सिंह। सनी सिंह को लगा कि आज देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है और लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा गैंगस्टर बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को मारा, सिद्धू मूसेवाले का नाम था, और इनको लगा कि हम किसको मारे, तो इन्होंने तय किया कि हम अतीक अहमद को मारते हैं। जो सनी सिंह है वो रहने वाला है हमीरपुर का और जो लवलेश तिवारी है वो रहने वाला है बांदे का। दोनों ही पड़ोसी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। तो लवलेश और सनी एक दूसरे को जानते थे। सनी और लवलेश दोनों पर ही ड्रग पेडलिंग के मुकदमे हैं। तो ये एक दूसरे के साथ कई अपराध में शामिल भी थे, तो ये दोनों को अच्छे से जानते थे। बाद में अरुण मौर्य को साथ में लेकर के आए, तो ये अपना नाम बनाना चाहते थे और चाहते थे कि इनको देश और दुनिया जाने और ये गैंगस्टर बने ऐसे कि मतलब जब भी मीडिया के सामने गोली मार, उनको पता था ये कैमरा चल रहा है, कैमरे के सामने गोली मारी ताकि ये जो फुटेज है वो याद रहे और जब भी फुटेज आए, अतीक का नाम आए तो याद आए कि इन्होंने इनको मारा और लॉरेंस बिश्नोई से ज़्यादा इनके नाम की चर्चा हो। जैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल में ये भी चाहते थे कि हत्या के बाद इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, सरेंडर कर दिया, धार्मिक नारे लगाए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की बातें करी उसने इंटरव्यू में। ये भी उसने कहा कि देखिए लॉरेंस बिश्नोई धार्मिक है तो मुझसे ज़्यादा धार्मिक बनेंगे, इसलिए उन्होंने सरेंडर, जब बोला सरेंडर सरेंडर तो धार्मिक नारे भी लगाए, हिंदू धार्मिक नारे लगाए ताकि वो संकेत भी चला जाए। तो ये पूरी प्लानिंग करके आए थे। अभी चूंकि ये शुरुआती जानकारी है लेकिन तीनों के बयान जो हैं उनमें विरोधाभास है, उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है। ये तीनों अलग अलग बातें करें, लेकिन सनी सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया और जो पिस्टल्स हैं वो कहाँ से आई, इतनी महंगी पिस्टल्स कहाँ से आई, उसका भी अभी खुलासा होना बाकी है। अभी ये समझ में आ रहा है कि जो पिस्टल है एक वो कानपुर का एक शूटर है, गैंगस्टर है, बाबर नाम है उसका, वहाँ से वो पिस्टल उन्होंने ली। तो पिस्टल ली तो उसके पैसे कहाँ से आए, ये अरुण मौर्य को अपने साथ कैसे लेके आया, क्योंकि अरुण मौर्य कासगंज का था और पानीपत में रह रहा था। और तो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी धार्मिक बातें ये सनी सिंह और ये लवलेश तिवारी लिखता था। तो फिलहाल अब ये तीनों प्रतापगढ़ जेल में है, नैनी जेल में बंद थे, वहाँ पर उनकी जान को खतरा था क्योंकि नैनी जेल में ही अतीक का बेटा अली है और अंदर कई शूटर्स बंद हैं। तो उनको लगा, पुलिस को इनपुट था कि कोई हमला हो सकता है, खतरा है, तो उन्होंने प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया। और कुछ है यूपी पुलिस इसकी रिमांड लेगी ताकि बाद में और राज्य से पर्दा उठे। लेकिन बड़ा देखिए किस तरीके से मीडिया प्रभावित कर देता है। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू आया और लॉरेंस बिश्नोई की सनी सिंह लगातार रील्स देखता था यूट्यूब ने, इसमें कई बार लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखा, लॉरेंस बिश्नोई जैसे चलना और वो जिस तरीके से बातें करता था, तो सनी सिंह ने पूरा मर्डर केस प्लान किया। और ये लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते थे। ये भी चाहते थे जैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, ये भी जेल में रहें और वहाँ से ऑपरेट करें। अब इनके गैंग में कौन है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये तमाम बातें इन पर से पर्दा उठेगा। लेकिन इसकी पुष्टि ज़रूर हो गई है कि इन तीनों का मोटिव था कि ये सबसे बड़े गैंगस्टर बने इंडिया के। इनके पीछे कौन है ये अभी इस पर पर्दा उठना बाकी, क्योंकि पुलिस को भी 24 घंटे ही मिले और 24 घंटे के लिए हो सकता है पुलिस को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं उनके बयानों में। तो आखिर में इनके पीछे वजह क्या है, क्या सुपारी किलिंग का भी एंगल है जो पुलिस तलाश रही है। लेकिन शुरुआती बयानों में इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित होने की बात बताई। प्रयागराज में सहयोगी राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।